वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, फार्मेसी इंडिया ने ईएसबी एमपी फार्मासिस्ट के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई है जिसके अंदर हम लोग हर एक सब्जेक्ट के ऐसे बेस्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेस्ट 25 एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जो भी अपडेट आती है किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ जो पीडीएफ है आज की इस क्लास का वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अदर सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सबसे पहला सवाल है, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग फॉस्फोलिपिड एंड डिटॉक्सिफाइड ड्रग इन यूकैरियोटिक सेल। सवाल यह है, इनमें से ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए, ठीक है, और इसी के साथ ही साथ ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यानी हमारी सेल्स के अंदर। आपके ऑप्शंस है गोल्जी अपैरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या फिर पेरोक्सिसोम। देखिए गोल्जी अपैरेटस तो बिल्कुल इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक ऐसा टाइप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जहां पर कोई राइबोसोम नहीं होगा, ठीक है। और आप लोगों ने इसका काम सुना होगा कि ये लिपिड बनाता है। आपका ऑप्शन में क्वेश्चन में यही गिवन है, फॉस्फोलिपिड जो सिंथेसाइज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम क्या क्या इसके होते हैं देख लीजिए। सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड क्यों जरूरी होता है? आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है उसमें इसका नाम सुना होगा। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर यानी दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। सेकेंड, डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना, ये काम होता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर, आगे चलते हैं। Which hormone stimulate the gallbladder to release bile into the duodenum to aid in the digestion of fat? अब सवाल ये है, इनमें से कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज करवाने में स्टिमुलेशन करेगा ताकि वो फैट का डाइजेशन कर सके डुओडेनम। क्लियर, आपके ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सेक्रेटिन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन। एक एक ऑप्शन देखे। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, इनका नाम आप लोगों ने ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में सुना होगा, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकते हैं। तीसरा है सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। अब सिक्रेटिन भी इसका आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आगे मैं बताऊंगी। आंसर जो सही हो जाएगा दैट विल बी सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन। अब ये होता क्या है ध्यान से सुनिएगा। जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये रिलीज किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम से, ठीक है। जो सबसे पहला और सबसे प्राइमरी रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज डुओडेनम, जो बिल्कुल स्टमक के, मान लीजिए ये वाला जो रीजन है दिस इज डुओडेनम, जहां पे स्टमक ओपन होगा, यहीं से रिलीज किया जाता है सीसीके। और इसका काम होता है गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज करवाना ताकि वो फैट का डाइजेशन कर सके। सीसीके स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज बाइल इनटू द डुओडेनम, ठीक है। और बाइल का काम आप लोग जानते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करना ताकि वो काइलोमाइक्रोस बनाए और इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके। इसी के साथ ही साथ पैनक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज करवाने में भी हेल्प करता है ये, है ना। जैसे कि आपके पास ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज वगैरह ये सारे एंजाइम्स होते हैं, इनका भी सिक्रीशन करवाने में हेल्प करता है सीसीके। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एंडोकार्डियम। अब एंडोकार्डियम के रिगार्डिंग कौन सी एक स्टेटमेंट है जो कि गलत लिखी हुई है, ठीक है। एंडोकार्डियम जिसको नहीं पता सुन लीजिए, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल,
दिल की दीवारों की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ना, उसको हम एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। एंडो मीन्स इनर, कार्डियम मीन्स हार्ट। क्लियर? ऑप्शंस देख लीजिए। द एंडोकार्डियम कंटेन्स अबंडेंट एडिपोज टिश्यू, यही गलत हो गया। ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है एंडोकार्डियम के रिगार्डिंग। एंडोकार्डियम के पास सबसे ज्यादा एडिपोज टिश्यू नहीं होता है। सबसे ज्यादा एडिपोज टिश्यू एपिकार्डियम के पास प्रेजेंट होगा। एपिकार्डियम आउटरमोस्ट लेयर होती है, ठीक है। आउटरमोस्ट लेयर कंटेन्स अबंडेंट एडिपोज टिश्यू, दैट इज एपिकार्डियम। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी भी देख लीजिए। द एंडोकार्डियम इज लेयर्ड, बिल्कुल सही बात है, डबल लेयर्ड होती है। द एंडोकार्डियम कंटेन्स ब्लड वेसल, जी बिल्कुल सही है। द एंडोकार्डियम कंटेन्स स्मूथ मसल, ये भी ठीक है। लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, द एंडोकार्डियम कंटेन्स अबंडेंट एडिपोज टिश्यू, क्योंकि ये किसके पास होगा? एपिकार्डियम के पास होगा। So the correct option will be A. The endocardium contains abundant adipose tissue. Clear? एंडोकार्डियम के पास सबसे ज्यादा एडिपोज टिश्यू नहीं होता है, यहां लिखा हुआ है एडिपोज टिश्यू इज यूजुअली फाउंड इन द एपिकार्डियम, ठीक है, यानी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, एंड इन द कोरोनरी आर्टरीज, लेकिन एंडोकार्डियम में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन और डिलीवरी टू अदर ऑर्गेनेलीज। साधारण भाषा में अगर मैं कहूं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक सेल के अंदर कुरियर कंपनी की तरह कौन काम करता है, ठीक है। बस यही आपका सवाल है और मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल ही गया होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, दैट विल बी सी, गोल्जी apparatus। बाकी और भी ऑप्शंस देख लीजिए। न्यूक्लियस का काम ये नहीं होता है, इसका काम है डीएनए का स्टोरेज। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन आनी होती है एक सेल के लिए, कोई भी अगर उसको डिवीजन करना है या फिर उसको ग्रो करना है, डेवलपमेंट करना है, ये सब कुछ न्यूक्लियस के हाथ में होता है। लेकिन किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट ये नहीं करेगा। राइबोसोम का फंक्शन तो आप लोग जानते हैं, किसका? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। सही ऑप्शन विल बी गोल्जी apparatus, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन गोल्जी apparatus हो जाएगा। अब कैसे होगा, ध्यान से सुनना। गोल्जी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल सटा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड्स या कुछ भी अगर वो बना रहे होंगे, है ना, सबको उठाकर उनके अच्छे से पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना और ट्रांसपोर्ट कर देना जहां भी उनका टारगेटेड पार्ट है, टारगेटेड जगह है, ठीक है। ये काम होता है गोल्जी apparatus का, तो बिल्कुल कुरियर कंपनी की तरह काम करेगा। The Golgi apparatus is responsible for packaging, sorting and modifying protein that are synthesized in the endoplasmic reticulum. यही मैंने आपको बताया। After the proteins produced by ribosomes on rough ER, they are transported to the Golgi apparatus. और क्यों ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? ताकि वो उनके अच्छे से पैकेजिंग करे, उनका सॉर्टिंग आउट करे और उनको उनके टारगेटेड एरियाज तक ट्रांसपोर्ट कर दे, ठीक है। अगला सवाल, which of the following hormone रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फोस्फेट इन द ह्यूमन बॉडी। अब सवाल है, इनमें से कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम और फोस्फेट को रेगुलेट करेगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ग्लूकेगॉन। क्या रेगुलेट करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसको काट दीजिए। सेकेंड इज पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या लगता है? यही होना चाहिए आंसर। थायरोक्सिन का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, और ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ ही करवाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी सही ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन जो रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, काम कैसे करेगा? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरा ब्लड कैल्शियम या फोस्फेट लेवल कम हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। लेकिन कैसे इंक्रीज करेगा? आपके बोन से एब्जॉर्ब करके, ठीक है, बोन से बाहर निकलवा के, ताकि ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट आ जाए, है ना, कैल्शियम का, फोस्फेट का या किसी भी चीज का। तो इस तरीके से काम करता है। तो इसके फंक्शंस एक बार देख लीजिए क्या क्या करे। इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है। पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, बोन से कैल्शियम को रिलीज करवा के और ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब करवा के, ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो सके। ब्लड फॉस्फेट लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है। कैसे? वापस से उसी प्रोसेस को पलट के, उल्टा करके,
अगर फॉस्फेट लेवल ज्यादा हो रहा है तो वो बोन को स्टिमुलेट करेगा ताकि एक्स्ट्रा फॉस्फेट को वो एब्जॉर्ब कर ले, तो अल्टीमेटली आपका जो ब्लड फॉस्फेट लेवल है वो कम हो जाएगा। एंड थर्ड इज इनहेंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये तो वही है अभी अभी जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम प्रोड्यूसेस बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्टमक। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? जो आपके स्टमक एरिया के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, स्टमक ग्लैंड्स आप इसको कह सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। देखो यहाँ पर प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक तो पेप्सिन है और दूसरा ट्रिप्सिन है। क्योंकि अगर अमाइलेज के बारे में बात की जाए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता इसका। नेक्स्ट इज लाइपेज, जो लिपिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो ये तो दो पहले ही कट गए। अब बचा आपके पास पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। देखो अगर ट्रिप्सिन की बात की जाए तो ये रिलीज किया जाता है पैनक्रियाज से, और सवाल में साफ साफ दिया गया है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, पेप्सिन। और ये इस फॉर्म में रिलीज नहीं होता है, ये रिलीज होता है पेप्सिनोजेन की फॉर्म में, पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। फिर जो आपका एसिडिक मीडियम होगा HCl की वजह से स्टमक का, उसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और तब ये जाकर पेप्सिन कन्वर्ट कर पाएगा आपके प्रोटीन्स को अमीनो एसिड वगैरह में। क्लियर? तो ये होता है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पेप्सिन। चलिए, पेप्सिन मैंने बता ही दिया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज किया जाता है स्टमक में, और प्रोटीन्स के डाइजेशन को एड करेगा स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ने के लिए। पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है पेप्सिनोजन, और फिर उसके बाद ये पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एसिडिक एनवायरनमेंट में आपके पेप्सिन, और तब ये पेप्सिन जाकर प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। चलिए, आफ्टर डीप इंस्पिरेशन मैक्सिमम एक्सपिरेशन ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। सवाल ये है, जब आप पूरी तरीके से डीप इंस्पिरेशन कर लेते हैं, यानी कि जब आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, उसके बाद जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन आप कर रहे होंगे, उस कंडीशन को, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वाइटल, टोटल लंग इंस्पिरेटरी, या फिर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए, तो ये जो लंग कैपेसिटी होती है, इसको हम वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। वाइटल कैपेसिटी वो लंग कैपेसिटी है जिसके अंदर आप मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जब मैक्सिमम एक्सपिरेशन करते हैं, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 को रिलीज करते हैं, उसी कंडीशन को वाइटल कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी से आप समझ ही रहे होंगे, यानी आपके लंग्स की टोटल कैपेसिटी इनहेल करने के बाद। ठीक है, फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी इसी तरीके का होता है। एंड फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम वो होगा, कैपेसिटी वो होगा जब आप मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट आपके लंग्स के अंदर रह जाता है, जो रेसिड्यू बचता है, उसको आप फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। यही चीज मैंने आपको बताई है। वाइटल कैपेसिटी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो एक पर्सन एक्सहेल करता है मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद। It is an important measure of lung function and reflect the total amount of air that can be removed in and out. आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, लेकिन उस पर चलने से पहले काफी लोगों का ये डाउट होता है कि हम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको दो बुक्स रेकमेंड करना चाहूंगी, जिसमें से सबसे पहली जो बुक है वो स्पेशली ESB MP फार्मासिस्ट के लिए ही है, जिसके अंदर आपको 5000 से भी ज्यादा MCQs क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और इसके अंदर सारे ही जो सब्जेक्ट्स है, जो भी आपके फार्मा और नॉन फार्मा के अंदर आते हैं, स्पेशली नॉन फार्मा के जो भी सब्जेक्ट है वो भी इसमें कवर कराए गए हैं। और इसी के साथ ही साथ जो दूसरी बुक है वो है आपकी मिशन फार्मासिस्ट बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के
30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इन दोनों बुक्स को आप लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं विद कैश ऑन डिलीवरी, और इसी के साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है, वहां से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फ्रॉम ब्लड इन। अब सवाल यह है, ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम अमाउंट है आपके ब्लड के अंदर किस तरीके से एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप किस तरीके से उसको आपकी बॉडी से बॉडी में इनहेल करते हैं और एक्सेस को रिमूव करते हैं। आर्टरीज ऑफ द बॉडी, कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वियोलाई, लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट या फिर राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। देखिए आप लोगों ने एल्वियोलाई का नाम सुना होगा, जो लंग्स के अंदर ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये आपकी कुछ इस तरीके से कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। दिस इज कैपिलरी, एक तरीके की ब्लड वेसल, और ये होती है एल्वियोलाई, मेन एक्सचेंज साइट इन योर लंग्स। अब किस तरीके से आपका एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे होंगे तो एल्वियोलाई में वो होगा, ये जाएगा कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से जो CO2 आपकी पूरी बॉडी से आएगा वो वापस से एल्वियोलाई में जाएगा ताकि आप उसको एक्सहेल कर सके। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर आपकी एक्सचेंज की जाती है, ब्लड में। क्लियर? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वियोलाई। इस तरीके से होगा, ये याद रखना, एल्वियोलाई और कैपिलरी। चलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है। आपके ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, इसके बाद स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म मैचुरेशन एंड नरिशमेंट, या फिर सीमेन स्टोरेज। देखिए सर्टोली सेल्स या सर्टोलाइज सेल्स, इनको आप लोग नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, नर्स सेल्स के नाम से भी ये जानी जाती है। अब जो काम नर्सेस का होता है सेम एज सर्टोली सेल्स का भी होगा। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ये काम नहीं होता, ये टेस्टिस में जो लेडिक सेल होता है उसका काम होगा। स्पर्म प्रोडक्शन भी इधर नहीं होता है, लेकिन हाँ स्पर्म का मैच्योरेशन, ठीक है, और उनका नरिशमेंट, डेवलपिंग का जो नरिशमेंट होता है, ये सारे काम किसके होंगे, सर्टोलाई या फिर नर्स सेल के होंगे, जो प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस के अंदर। क्लियर? और सीमेन स्टोरेज का काम भी इधर नहीं होगा। सो सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा दैट विल बी सी, स्पर्म मैच्योरेशन एंड नरिशमेंट। सर्टोलाइज सेल्स वो स्पेशलाइज सेल्स है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं एक मेल की टेस्टिस में। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू सपोर्ट एंड नरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज द प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म, ठीक है। इसके बाद नरिशमेंट एंड सपोर्ट, सर्टोलाइज सेल्स फिजिकली एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स, इन सारी चीजों को रिलीज करके, जो कि उसके मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं सर्टोलाइज सेल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इओसिनोफिल्स इन द ब्लड। अब इओसिनोफिल्स का फंक्शन क्या होता है आपके ब्लड में? एक तरीके का WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल होता है ये, उसके अंदर भी ग्रैन्युलोसाइट, चलिए phagocytosis of pathogens, release of histamine during allergic condition, production of antibodies, defense against parasitic infection। देखिए phagocytosis of pathogen ये काम होता है न्यूट्रोफिल का, और न्यूट्रोफिल के ही भाई मोनोसाइट का, तो ये इसका फंक्शन नहीं है। सेकेंड, रिलीज ऑफ हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जी कंडीशन, ये काम होगा बेसोफिल का, ठीक है, तो ये भी इसका फंक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो ये फंक्शन है लिम्फोसाइट का, ये भी इसका काम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑब्वियसली डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो जो भी जिस भी प्रकार का पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर हो रहा है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है इओसिनोफिल का, जिसका अमाउंट होगा 2 to 3% इन टोटल WBC में बताया है, ठीक है, टोटल ब्लड में नहीं बता रही हूं मैं, WBC में इसका अमाउंट इतना होता है 2 to 3%। चलिए
इओसिनोफिल्स एक तरीके की WBC यानी कि ल्यूकोसाइट ही है और उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शन में भी वो इन्वॉल्व होती है। तो ये इसका फंक्शन है। Which hormone increases heartbeat and produces a feeling of excitement? इनमें से कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है और एक्साइटमेंट की जो फीलिंग होती है उसको भी प्रोड्यूस करता है? एड्रेनलिन, कोर्टिसोन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? देखो डी और सी इनका तो कोई रोल यहाँ नहीं है क्योंकि ये कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है तो ये भी नहीं आएगा। सही ऑप्शन जिसका हो जाएगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन जो कि एक ऐसा हार्मोन है या फिर आप न्यूरोट्रांसमीटर इसको बोल सकते हैं जिसका काम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा पार्ट आपकी बॉडी का जो कि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस को जनरेट करता है ना। जब किसी खतरनाक कंडीशन में आप फंस जाएं या कुछ भी ऐसी सर्टेन कंडीशंस होती हैं, इसमें होगा क्या, इसके अंदर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करेंगे, है ना। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऐसे समय पे आपको बूस्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मेंटल अलर्टनेस जो होती है, ठीक है, उसको ये इंक्रीज करेगा और प्यूपिल के डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंखों में जाए और आपको दूर की चीजें भी क्लियरली दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस कब होंगी? फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन या फिर रिस्पॉन्स। ठीक है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा और एड्रेनलिन को वो रिलीज करेगा। कहां से रिलीज किया जाता है? एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, जिनको आप सुप्रारेनल ग्लैंड से भी जानते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं किडनीज के जस्ट ऊपर वाली तरफ। चलिए अगला सवाल, नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब सबसे पतली बोन आपकी बॉडी के अंदर कौन सी पाई जाती है? स्टेपीज, मेलियस, इनकस या फिर फिबुला? काफी लोग के दिमाग में आ रहा होगा स्टेपीज, लेकिन सवाल ध्यान से पढ़िए, पूछा गया है थिनेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट नहीं, क्योंकि स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन होती है, थिनेस्ट नहीं होगी। मेलियस और इनकस तो है ही नहीं लाइन में। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फिबुला जो कि लेग बोन है। ठीक है, फिबुला जो कि लेग बोन है, सबसे पतली बोन पाई जाती है आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर? देखो लंबी तो होती है ना, लेकिन सबसे थिन भी यही बोन प्रेजेंट होती है। स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन है, कान में प्रेजेंट होगी तीनों। क्लियर? फिबुला एक लेग बोन है। चलिए, which sphincter controls the passage of food from the stomach into the small intestine? अब सवाल ये है, इनमें से कौन सा एक ऐसा स्फिंक्टर है जो कि फूड के पैसेज को यानी उसके पाथवे को कंट्रोल करता है जब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा? डायग्राम से शायद आपको याद आ जाए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। आप लोग जानते हैं कि स्टमक के 4 हिस्से होते हैं। पहला ये वाला पार्ट कार्डिया, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है बॉडी एंड फोर्थ इज पाइलोरस। अब ऊपर वाली तरफ ये है ईसोफेगस यानी फूड पाइप एंड दिस इज योर डुओडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो स्फिंक्टर यानी दरवाजा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है वो यहीं पर प्रेजेंट होगा। ये रीजन कौन सा है? पाइलोरस। तो स्फिंक्टर कौन सा होगा? पाइलोरिक। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन सारे स्फिंक्टर्स के भी फंक्शंस बता देती हूँ। जैसे पाइलोरिक के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। इलियोसिकल स्फिंक्टर ये होगा जो इलियम और सीकम के बीच में प्रेजेंट होता है, इलियम और सीकम के बीच में होगा। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। द स्फिंक्टर इज लोकेटेड बिटवीन द इलियम एंड द सीकम। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी वेस्ट चीजें हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जानी होगी उसके पाथवे को कंट्रोल करेगा इलियोसिकल वॉल। इसके बाद एनल स्फिंक्टर होता है।
एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एनस पर, द ओपनिंग ऑफ द रेक्टम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करेगा, जो फीसेस का रिलीज होता है आपकी बॉडी से उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर स्टमक के ये देखिए, ये जो रीजन है कार्डिया यहां पर प्रेजेंट होगा, जिसका दूसरा नाम है ईसोफेगियल स्फिंक्टर। ठीक है, इसका काम होता है स्टमक से जो भी कंटेंट ऊपर की तरफ जाना होगा उसको ब्लॉक करना, उसको रोकना, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम वहां पर ना हो। उसके अंदर एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके फ्लो को ब्लॉक करना, उसको प्रिवेंट करना, ये काम होता है कार्डियक स्फिंक्टर का। चलिए अगला सवाल, विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन abnormal इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आरबीसी का नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज होता है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए, अनीमिया। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया आपने सुना होगा, डब्ल्यूबीसी का जब अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सवाल में आरबीसी पूछा है। थर्ड इज पॉलीसिथीमिया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जब रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट नॉर्मल से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसिथीमिया। एंड फोर्थ इज थ्रोम्बोसाइटोपनिया। थ्रोम्बोसाइटोपनिया में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका नंबर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से, तो दिस कंडीशन इज थ्रोम्बोसाइटोपनिया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पॉलीसिथीमिया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें रेड ब्लड सेल का अमाउंट बहुत ज्यादा नॉर्मली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अनीमिया का मतलब है लो ब्लड रेड ब्लड सेल या फिर हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से फैटिगनेस और वीकनेस वगैरह ये सारी चीजें हो जाती हैं। लुकीमिया एक तरीके का व्हाइट ब्लड सेल कैंसर है जिसमें डब्ल्यूबीसी का अमाउंट नॉर्मल से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पॉलीसिथीमिया एक्सेसिव आरबीसी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, थिकर ब्लड, मतलब ब्लड का जो विस्कोसिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, साथ ही साथ ब्लड क्लॉट का जो रिस्क है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और थ्रोम्बोसाइटोपनिया का मतलब होता है जब प्लेटलेट का काउंट कम हो जाए। ठीक है, 1.5 से 4 के और भी कम हो जाए, 1.5 लाख से कम अगर कंडीशन है तो वो थ्रोम्बोसाइटोपनिया हो जाती है। चलिए, Which membrane connects tongue to the bottom of the mouth? Barrier, septum, leg या फिर फ्रेनिला? सवाल ये है, एक ऐसी कोई कनेक्टिव टिश्यू या कुछ भी आपको ऐसी चीज बतानी है जो इस टंग को आपकी ओरल कैविटी से कनेक्ट करता हो। ठीक है, अब टंग आपकी हवा में तो उड़ती हुई नहीं होती है, जुड़ी हुई होती है ओरल कैविटी से, लेकिन कौन जोड़ता है? बैरियर तो नहीं होगा, है ना, नाम से ही सुनना होगा कि बैरियर मींस जो रोके, ये नहीं है। सेप्टम होता है जो दो चीजों को डिवाइड करे, क्लियर, जो सेपरेट करे, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 3 तो है ही नहीं लाइन में, खुद ही पढ़ लो। एंड फोर्थ इज फ्रेनिलम, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेनिलम एक प्रकार का स्मॉल बैंड होता है टिश्यूज का, जिसका काम है इस टंग को ओरल कैविटी से कनेक्ट करना। अब ये जो फ्रेनिलम है ये सिर्फ यही नहीं प्रेजेंट होता, आपकी बॉडी के और भी रीजन्स में होता है। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन को कनेक्ट करेगा किसी दूसरे रीजन से, ताकि वो लिमिटेड मूवमेंट दिखाए, ज्यादा मूवमेंट भी ना हो और वो उसको रुके भी ना। There are several frenula in the human body, each serving different purpose depending upon its location. ठीक है, जहां पर वो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका जो काम है वो कर रहा होगा। चलिए अगला सवाल, यूस्टेशियन ट्यूब इज प्रेजेंट इन। अब यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ होती है? थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देती हूँ, यूस्टेशियन ट्यूब मिडल ईयर में होती है, लेकिन सवाल पूरा पढ़िए, किन दो चीजों के बीच में ये प्रेजेंट होगा? एक तो मैंने आपको बता दिया, तो इसके हिसाब से ऑप्शंस काट लीजिए, आउटर ईयर नहीं होगा, इनर ईयर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए और सी में से एक सही होगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो यूस्टेशियन ट्यूब है आपके लिए कैसे काम करता है। देखो, जब आप ऊपर वाली रीजन जाते हो जहां पर प्रेशर कम है, तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या करेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है बाहर के अकॉर्डिंग उसको इक्वलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब आंसर हो जाएगा फेरिंग्स। ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब रिस्पॉन्सिबल फॉर equalizes pressure between body and atmosphere.
ठीक है, ये काम इसका होता है। कहाँ उपस्थित होगा ये देख लो, ये आपका मिडल ईयर है, देखो ये तो अंदर वाला कान हो जाएगा, इसी का है ये मिडल ईयर, यहाँ पर इनकस, मैलियस और स्टेपिस लगे हुए हैं, यहीं से निकलता है ये यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। और इधर फेरिंग्स के साथ जुड़ जाता है। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेजवे, जहां से आप सांस और खाना दोनों चीजें आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। Which of the following sphincter causes the release of urine? अब इनमें से कौन सा एक ऐसा स्फिंक्टर है जो कि यूरिन को रिलीज करने में हेल्प करेगा? कार्डियक, पाइलोरिक, यूरेथ्रल या फिर इसोफेगियल? और मेरे हिसाब से अभी तक आपको याद हो गए होंगे। कार्डियक भाई सबसे पहला जो रीजन होता है स्टमक का वहां होगा, पाइलोरस भी स्टमक में ही होता है और इसोफेगियल भी स्टमक में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री होगा, वो तुम्हारी मर्जी से काम नहीं करेगा, लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऐसा होता है जो वॉलेंट्री होगा, आपकी मर्जी से ही ओपन होगा और बंद होगा, ठीक है। एंड दिस इज इनवॉलेंट्री। एक्सटर्नल स्फिंक्टर तुम्हारी मर्जी से काम करता है, इंटरनल स्फिंक्टर अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है। सही ऑप्शन आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर। नेक्स्ट, which blood group system is based on the presence or absence of RH antigen? इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है जो कि RH एंटीजन पर बेस्ड है, उसके प्रेजेंस पर, उसके एब्सेंस पर? ABO, MN, लुइस या फिर RH? दिख गया होगा वैसे तो, लेकिन ABO, MN और लुइस क्या होते हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो आरएच तो आपको पता ही है, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये सारी चीजें आरएच पर ही डिपेंड करती हैं। तो जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है दैट मीन्स आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव है तो आरएच एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है। अब 80% जो लोग हैं इस दुनिया में सबके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, बाकी के बचे कुछ 20% नेगेटिव ब्लड वाले होते हैं, ठीक है। अब एबीओ, एमएन और लुइस का मतलब क्या है ये भी सुन लीजिए, ये भी एक तरीके की ऐसी चीज है, ये क्या डिटरमाइन करेगा कि ए और बी इनमें से कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है आपके आरबीसी की सरफेस पर, जिसकी मदद से हम लोगों ने अपना पूरा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, ए बी ओ, कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसके बाद एमएन सिस्टम, ये डिपेंड करता है एम और एन एंटीजन्स पर, अगर आरबीसीज पर एम एंटीजन प्रेजेंट है या एन है, ठीक है, ये डिफाइन करेगा। रेलिवेंट फॉर जेनेटिक स्टडीज एंड पेटर्निटी टेस्टिंग, क्लियर। इसी के साथ लुइस सिस्टम, इसमें भी यही है, लुइस ए और लुइस बी दो एंटीजन्स होते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो इसकी मदद से डिफरेंशिएट इनको किया जाएगा, और दे आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिएक्शन एंड इसी के साथ ऑर्गन कंपैटिबिलिटी, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब किया जाता है उस दौरान इसको भी हम लोग चेक करते हैं। आरएच मैंने आपको बता ही दिया है, आरएच सिस्टम जो है ये लिया गया था किसके नाम से? मंकी के नाम से, रेसस मंकी, ठीक है, वहां से ये चीज आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ट डिसीज? इनमें से कौन सी एक हार्ट डिसीज नहीं है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। अब बच्चे बच्चे को पता होगा हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट डिसीज का, तो ये तो होगा। एंजाइना पेक्टोरिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। आप कहोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, मैं कहूंगी नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी कहां? कार्डियक मसल्स को, कार्डियक मसल्स को, तो ये भी एक हार्ट डिसीज है। थर्ड इज सीलिएक डिसीज, ये इसका ऑप्शन सही है, मैं बताऊंगी ये होता क्या है, लेकिन और ऑप्शन पढ़ लीजिए। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें मान लीजिए मेरे पास आर्टरी है और इसके बीच में कहीं पे फैटी टिश्यूज जाकर इकट्ठा हो जाए, स्पेशली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हार्ट डिसीज। लेकिन सीलिएक डिसीज ये क्या होती है भैया? सीलिएक डिसीज काफी खतरनाक बीमारी है, ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपकी जो इम्यून सेल्स है वो आपको ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं धीरे धीरे।
सीलियक डिसीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर ये किसकी वजह से होता है? ग्लूटेन के इंजेक्शन की वजह से। जैसे कि व्हीट, बार्ले, राय वगैरह हो गए, इन सीरियल्स में जो प्रोटीन पाया जाता है इसको आप ग्लूटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और किसी किसी पर्सन को इस ग्लूटेन से होती है एलर्जी। क्लियर, सुना होगा आपने। तो इसी की वजह से ये बीमारी जिसको सीलियक डिसीज बोला जाता है, इसको बोला जाएगा। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? स्मॉल इंटेस्टाइन की डैमेज इसके अंदर हो जाता है पूरी तरीके से। और दिस डैमेज अकर्स बिकॉज द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली आइडेंटिफाई ग्लूटेन एज अ हार्मफुल सब्सटेंस। इसी को ग्लूटेन एलर्जी भी बोला जाता है। देखो क्या होगा, मान लीजिए मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने व्हीट, बार्ले, राय, मतलब कोई भी सीरियल अगर मैंने खाया जिसके अंदर ग्लूटेन है, तो मेरे जो इम्यून सेल्स हैं वो जब ग्लूटेन आपकी बॉडी में जा रहा होगा उसको वो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, लेकिन वो करते नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो उनको फॉरेनर पार्टिकल समझ के वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्लियर, तो ये कंडीशन होती है सीलियक डिसीज में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। देखो, कॉर्पस ल्यूटियम आप लोगों ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जरूर सुना होगा, जो कि ल्यूटियल फेज में फॉर्म होता है। ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में बनाया जाता है। ऑप्शन पढ़ लो, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, ये काम ओवरीज का है। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये इसका फंक्शन है। क्यों? कॉर्पस ल्यूटियम ओवरीज में जब बनता है तभी प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा, जिसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। जब तक इसका लेवल हाई रहेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, और जैसे ही ये लो होना शुरू होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन पढ़ लीजिए, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, ये काम पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ये होगा सेकेंड फेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, जिसको आप फॉलिकुलर फेस के नाम से जानते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला, प्रोजेस्टेरॉन काफी इंपॉर्टेंट स्टेरॉइडल हार्मोन है जो कि ओवरीज के जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं वहां से रिलीज किया जाता है, and in pregnancy by the placenta. चलो, progesterone is essential for regulating the menstruation cycle, supporting pregnancy and influencing other bodily functions related to reproduction and general health. ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, द डिविजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट पुट्स यू इनटू फाइट और फ्लाइट मोड इज द, ये सवाल रिपीट हुआ है, थोड़ी भाषा बदली गई है लेकिन पूछा वही है। सवाल ये है, एक ऐसा डिवीजन आपको बताना है एएनएस का जो कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन में आपकी बॉडी को डाल देता है। सेरिब्रल कॉर्टिकल ब्रांच, कोई लेना देना नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक एंड सिंपैथेटिक, देखो सोमैटिक भी इसका कोई डिवीजन नहीं है, डिवीजन है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब यहां जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी आराम करो और खाना पचाओ, ये काम होता है पैरासिम्पैथेटिक का, जिसमें सारी कंडीशंस आपकी नॉर्मल में वापस आ जाती है। दूसरी है सिंपैथेटिक, ये इसका आंसर होगा। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए, which structure is responsible for relaying sensory information such as touch, pain, temperature and to the cerebral cortex? इनमें से कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है आपके ब्रेन का जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, यानी वहां तक उसको बिना छेड़छाड़ करे पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हिप्पोकैम्पस, अमाइगडेला, थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस? हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडेला ऐसे रीजन्स जो आपकी लिम्बिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम क्या है? ब्रेन का सेंट्रल पार्ट, एक ऐसा हिस्सा आपके ब्रेन का जो बिल्कुल सेंटर में है। हिप्पोकैम्पस और अमाइगडेला जिसके अंदर मेमोरी वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। अब थैलेमस के बारे में अगर बात की जाए तो ये वो जगह है जिसको हम लोग रिले सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिले सेंटर।
तो करेक्ट ऑप्शन जिसका हो जाएगा दैट विल बी सी, रिले सेंटर यानी थैलेमस। क्या क्या काम करेगा ये सारे फंक्शंस आप देख लीजिए। जैसे हिप्पोकैम्पस है, मेमोरी को फॉर्म करना, लर्निंग में स्पेटियल मेमोरी को बनाए रखने में, उसको स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अमाइगडाला इमोशनल प्रोसेसिंग, जैसे कि फियर यानी डर, गुस्सा, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। इमोशनल, लर्निंग, मेमोरी मॉड्यूलेशन, ये सब काम अमाइगडाला, जो कि दोनों के दोनों लिम्बिक सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। सेम एज थैलेमस, जो कि रिले सेंटर की तरह काम करेगा, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी उसको आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और लास्ट हमारे पास है हाइपोथैलेमस, जो सबसे छोटा रीजन है आपके ब्रेन का, लेकिन बहुत काम करता है। होम्योस्टेसिस का रेगुलेशन यही होगा, जैसे टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, ये सारी चीजें। एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल इसके पास है। इमोशनल, बिहेवियरल, जो भी रिस्पॉन्सेज आप जनरेट करते हैं वो सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट इज लोकेटेड इन विच लोब ऑफ द ब्रेन। अब आपके ब्रेन के होते हैं कुछ लोब्स, जैसे ये फ्रंटल, पेराइटल, और ये हाँ बिल्कुल पेराइटल के नीचे होता है टेम्पोरल, एंड पीछे वाली तरफ ऑक्सीपिटल। इनमें से कौन सा एक ऐसा लोब है जो मोटर कॉर्टेक्स की तरह काम करेगा और आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रंटल लोब। जो बिल्कुल ये वाला जो रीजन होता है, दिस इज फ्रंटल लोब। सारे के फंक्शंस एक बार देख लो। फ्रंटल लोब तो बता दिया मैंने, इसके साथ ही साथ ये स्पीच के प्रोडक्शन में, पर्सनालिटी में और कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग करना, रीजनिंग वगैरह, इन सारी चीजों में हेल्प करता है। इसी के साथ पेराइटल लोब, जो सेंसरी प्रोसेसिंग जैसे टच, पेन, टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीजें करेगा। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी चीज आप देखते हो उसको प्रोसेस करने का काम ऑक्सीपिटल लोब का होगा। एंड टेम्पोरल का काम होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी, इमोशनल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो सारे लोब्स के फंक्शन याद रखेगा, कहीं से भी कोई सा भी सवाल उठ के आपके सामने आ सकता है। Second last question, the cells which are responsible for receiving information and generating impulses are neuron, nephron, alveolar and Langerhans cells. ऐसे सेल्स आपसे पूछे गए हैं जिनका काम होता है किसी भी इंपल्स को जनरेट करना, रिसीव करना, आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करना। अब ऑप्शन देख लो। न्यूरॉन पहला ऑप्शन है, यही रुक जाना चाहिए वैसे तो मुझे, लेकिन और देख लीजिए। नेफ्रॉन, जिसका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, तो इधर कोई रोल नहीं है इसका। एल्वियोलर सेल्स, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। लैंगरहंस सेल्स, जो पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है, हार्मोन्स का रिलीज करती है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देख लो कैसे करेगा और कैसा स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन में मेन तीन रीजन्स होते हैं। पहला ये वाला सेल बॉडी, ये होता है एक्सॉन, एंड दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और ये होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट का काम है दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेना, इंपल्स को पकड़ना, इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देना, फिर एक्सोन उसको आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड इसके बाद फाइनली एक्सोन टर्मिनल में इन यहां पर जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनकी हेल्प से वो आगे की तरफ इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नोट्स ऑफ रैनवियर होते हैं। ये श्वान सेल्स है जो बीच में प्रेजेंट है, ये माइलिन शीथ है येलो कलर की, एंड दिस इज एक्सॉन पूरा। फिर उसके बाद न्यूक्लियस, निसल्स ग्रैन्यूल्स, डेंड्राइट, सोमा, सब कुछ यहीं पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल बॉडी में। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है आपका न्यूरॉन का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कीप्स ब्लड फ्लोइंग यूनिडायरेक्शनली इन ह्यूमन। अब आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर आर्टरीज में, चलो आर्टरीज भी छोड़ो, आप लोग याद रखो ये आपके ऑरिकल्स है एंड नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स है। ठीक है, ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। अगर ऑरिकल से ब्लड नीचे वाली तरफ आ रहा है तो ये बस आ ही रहा है, ये वापस नहीं जाना है। ठीक है, यही जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है इसको कौन रेगुलेट करेगा? तो ये काम होता है वॉल्व का।
हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, स्पेशली ब्लड के लिए, जैसे ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, अरोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, वेनिलर वॉल्व। तो इन सारी वॉल्व का काम होता है ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो बनाए रखना, उसको बैक फ्लो से प्रिवेंट करना, ताकि एक पूरा जो साइकिल है आपका वो ढंग से चलता रहे। ठीक है, तो ये काम होता है वॉल्व का। जैसे कि मैंने आपसे बोला बहुत सारी वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर एवी वॉल्व आ जाती है, सेमिल्यूनार वॉल्व आ जाती है, ठीक है, वॉल्व ऑफ वेन्स, इन सब का फंक्शन यही होगा। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ ये जो हमारा सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि इन 25 सवालों में आपका कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया गया है, और उन दोनों बुक्स की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।